हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ के तहत तीसरा वीडियो। और इसमें आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट या फिर मूल अधिकारों से संबंधित सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन को। ठीक है, और मूल अधिकार और ये फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस हो, आरओआर हो, कोई भी आपका जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है जिसमें भी अगर पॉलिटी पूछी जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, इसको आप लोग मिस मत करिएगा, ना ही स्किप करिएगा, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपके सारे कंप्लीट मूल अधिकारों के क्वेश्चन हो सकें। और ये आपके रिवीजन में भी, अगर आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ रखा तो आपके रिवीजन में भी काम आएगा। हालांकि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी इसमें जितना भी व्याख्या वाला पोर्शन रहता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से भी कंप्लीट मूल अधिकार तैयार हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है उससे शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं, यानी कि मूल अधिकार भारत में किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आप सबको पता है मूल अधिकार हमारे जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ श्रेणी दी हुई है और किस संविधान से क्या लिया हुआ है ये भी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संघ राज्य संघों की जो समवर्ती सूची है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो है वो पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान में जो रूस है, हमारा जो यूएसएसआर था वहाँ से लिए गए हैं। और जैसे ऑस्ट्रेलिया से और लिया गया है जो हमारी प्रियम्बल है उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, लेकिन प्रियम्बल जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। तो ये अनुच्छेद हमारा 32 है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन से संबंधित मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकता है। तो ये भी हमारा अनुच्छेद 32 है, यही सब हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत दरअसल जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है, और रिट वो 5 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे ये सारी रिट का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का दिल कहा, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। तो ये भी हमारा अनुच्छेद 32 है जिसको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का दिल या संविधान की आत्मा वगैरह कहा था। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। इसी अनुच्छेद 32 के तहत अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन का अधिकार सभी को है, जीवन का अधिकार हम केवल भारत के नागरिकों को क्यों देंगे, हम सभी को देते हैं मनुष्य रूप में। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। धर्म की स्वतंत्रता भी सभी देश के निवासियों को है, समानता का अधिकार भी सभी देश के निवासियों को है, अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, ठीक है, वो भारत के बारे में व्यक्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, ना कि विदेशियों को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में आता है, तो वो आता है आपके अनुच्छेद 19 में। तो चलिए इसको देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है कि भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं किसके द्वारा। तो मौलिक अधिकार जो है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाते हैं। आपके ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, संसद रहेगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, संसद इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद करती है, लेकिन मौलिक अधिकार निलंबित आपके राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अब राष्ट्रपति इन मौलिक अधिकारों को कब निलंबित कर सकता है ये हम व्याख्या के माध्यम से देखते हैं कि अनुच्छेद 352 आपको पता है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसकी घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत प्राप्त है। ये जो भी अनुच्छेद इस व्याख्या में लिखे हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम से मतलब क्लियर कट में इसको याद रखना है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, उसके आधार पर अनुच्छेद 358
के तहत अनुच्छेद 19 में उल्लिखित जो मूल अधिकार हैं वह खुद ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 में वही सब ये जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड चीज़ जो हैं ये उल्लंघित, ये मतलब निलंबित हो जाती हैं। और इसके अलावा जो बाकी अनुच्छेद आपके जो बाकी मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित होते हैं। इसमें भी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। कहने का मतलब ये है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपके निलंबित नहीं होते हैं, तो आपका वो अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21। 21 और 20 जो है वो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप सबको पता है कि समता का अधिकार है मौलिक अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार भी है, धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन जो हड़ताल का अधिकार है वैसे तो आपको राइट है, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को निरक्षित कर संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 का भाग 12 300 ए या का में जोड़ दिया गया था, किसको, संपत्ति के अधिकार को, और इसको मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, और आपका हड़ताल का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अब मूल अधिकार यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके अनुच्छेद दिए हुए हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे, मोस्टली आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, समता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये इसी में आपके अल्पसंख्यक वगैरह वाले आ जाते हैं, ये 29 और 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं। वेरी सिंपल है, भाग 3 में मूल अधिकार है, क्योंकि ठीक है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, और भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 अर्थात फंडामेंटल राइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो इसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार है, अभी आपने देखा ऊपर कि इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इससे हटा दिया गया और भाग 12 में रखा गया और अनुच्छेद 300 ए जोड़ा गया। ठीक है, इसके तहत, तो ये वाला ही आपका मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और इसको देखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, ये आप सबको पता है। इन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा, और 32 क्या आता है, 32 आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, और वैसे संविधान की हृदय और आत्मा जो है के.एम. मुंशी ने उसको बोला है प्रस्तावना को। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्णन, बम्बई राज्य बनाम बलसारा। तो इसमें जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था 1967 का केस, इसमें मूल अधिकारों से संबंधित बात की गई थी। ठीक है, अब इसमें कौन सी बात हुई थी ये हम व्याख्या के माध्यम से देखते हैं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला मूल अधिकारों से संबंधित है। गोलकनाथ मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित कर यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह इस मूल ढांचे का अधिकार हो, उसमें संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि संविधान का मूलभूत ढांचा परिवर्तित ना हो। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब कहने की बात यह है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, इवन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, यानी कि आपका अगर मूल अधिकार वायलेट होता है तो आप कहाँ जाएंगे, तो वो आपकी न्यायपालिका है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। संसद द्वारा बनाई गई विधि में मूल अधिकार का हनन हुआ है या नहीं, इसका पुनरीक्षण उच्चतम न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की, तो ये गोलकनाथ का मामला है, अभी हमने ऊपर व्याख्या में देखा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित, एम्प्लॉयड टू वर्क नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन, जिसको कि हजार्डस एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उसमें नहीं लाया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आपके अनुच्छेद 24 में है, जो कि आपके मूल अधिकारों के तहत ही आता है। अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग 3 में निहित है। ठीक है, तो यह सब आप याद रखेंगे अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सही है। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है। अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। ठीक है, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है।
अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं, ये वाला भी गलत हो जाएगा। कुछ नागरिकों के नहीं बल्कि ये सब नागरिकों को प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसकी मतलब ये थ्योरी वाला है, इसको हम देख लेते हैं व्याख्या कि राज्य द्वारा नागरिकों को शोषण रोकना ही भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार का दर्शन है। भारत में अधिकार ना तो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ना ही भारतीय संविधान में अधिकांश लोगों के विरुद्ध नागरिकों के दावों को अध्यारोपित किया गया है। संविधान द्वारा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, हमारे संविधान ने विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में सही, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीडीएस के क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ऑब्वियसली इसका एग्जाम कराती है। और आजकल तो हमारी यूपी पीछे से, और अभी जो आरओ का एग्जाम कंडक्ट हुआ जो कि कैंसिल कर दिया गया, उसमें भी मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और कथन और कारण वाले क्वेश्चन खूब सारे पूछे गए हैं। और चूँकि अब ये सब अपना लेवल बढ़ा रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हम खैर इसमें देखते हैं सही संबंध क्या है अधिकार और कर्तव्यों के बारे में। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। जी हाँ, यही स्टेटमेंट आपका सही है कि आपके अधिकार और आपके कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिकार व्यक्तिगत हैं, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र नहीं, ऐसा नहीं होता है। अधिकार आपके व्यक्तिगत हो सकते हैं और सामाजिक भी हो सकते हैं, और वो समाज और कर्तव्यों से परे नहीं होते। ठीक है, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, नहीं, अधिकार और कर्तव्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है, नहीं, ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्य के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। अन्योन्याश्रय का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित। ठीक है, अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान है, कोई भी अधिकार गैर सामाजिक कर्तव्यों की मान्यता नहीं देता। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का पालन भी अनिवार्य है। राज्य के स्थायित्व के लिए अधिकार एवं कर्तव्य दोनों आवश्यक हैं। बिना अधिकार के केवल कर्तव्य के राज्य में स्थिरता नहीं आ सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, यानी कि मतलब धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, ये समानता का अधिकार है। ठीक है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो ये आप सबको पता, अभी मैंने ऊपर बताया, ये समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर जो भेदभाव नहीं होता वही है समता का अधिकार, वही आपके अनुच्छेद 15 में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद लिखे हुए हैं 14 से 18 समानता, 23-24 शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता और 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब इस स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें वाक स्वातंत्र एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। जी हाँ, ये सही है। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। जी हाँ, ये भी सही है। तो इसमें आपके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और तीनों आपसे ऑप्शन सी में है, 1, 2 और 3 राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। क्योंकि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक है, ब्रिटिश है या किसी भी देश का अगर विदेशी नागरिक है, तो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? वो भारत में व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। भारत के नागरिक को व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है। अब चूंकि स्वतंत्रता का अधिकार आ गया, हमने ऊपर भी देखा आपका जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसीलिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ए वाला ही सही होगा। ये इसका दावा नहीं कर सकते। बाकी समता का अधिकार सबको मिला हुआ है, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी सबको है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी सबको मिला हुआ है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 भारतीय नागरिकों के साथ साथ अन्य नागरिकों पर लागू होते हैं, जबकि अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत व्यवसाय एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि व्यवसाय और व्यापार की जो स्वतंत्रता है वो 19(1)(g) के तहत आपको मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, किस अनुच्छेद से किस? तो हमने ऊपर देखा है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक आपके समानता का अधिकार होता है। ये पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन इतनी बार आएगा कि आपको वो अनुच्छेद और वो सब सारी चीज़ें रट जाएंगी। ठीक है, तो इसी मेरा पर्पज भी है ये वीडियो बनाने का, ताकि आपको वीडियो कंप्लीट होते होते फंडामेंटल राइट ऑलमोस्ट रट जाएँ आपको, क्योंकि एग्जाम में आपके यही अनुच्छेद वगैरह डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक सारणी दी हुई है, ये सारणी हम ऊपर भी देख चुके हैं, आपके अनुच्छेद लिखे गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। उन्होंने संवैधानिक उपचार का अधिकार और अनुच्छेद 32 को ऐसा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। हमने ऊपर देखा था कि ये गलत है। ठीक है, ये क्यों गलत है?
क्योंकि संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 301 नहीं है बल्कि 300A है, या 300 का अगर हिंदी में लिखे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है परंतु यह मूल अधिकार नहीं है। जी हाँ, ये वाला सही है आपका। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो सही है कि 300A 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, लेकिन उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। उस समय मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था और उसके बाद वो पीएम बने थे और वो जनता पार्टी से बने थे, तो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपका केवल 2 स्टेटमेंट सही है, यानी कि केवल 2, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि अनुच्छेद 301 व्यापार और व्यवसाय के अधिकार से संबंधित है। भारतीय मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)G के तहत मौलिक अधिकार में शामिल रखा गया है, किंतु संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें यह नहीं लिखा है उसमें कांग्रेस नहीं, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। भारत के संविधान के संविधान में 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया है। ठीक, तो ये क्या सही है? ये नहीं, आपका गलत हो जाएगा। ये 76वें संविधान संशोधन के द्वारा ये ऐसा नहीं किया गया था, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आप याद रखेंगे। अगला है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया गया था, तो हाँ, ये वाली बात सही है। शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दी गई थी, ये भी बात सही। तो आपका 2 और 3 राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं आप देख रहे हैं, काफ़ी लंबे लंबे स्टेटमेंट हैं और उन सब में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप इनको मतलब थोड़ा लेंदी लगेंगे, आपको लग सकता है कि ये तो मतलब बोरिंग टाइप के क्वेश्चन है, पर आपको इनको पढ़ना है अच्छे से और समझना है। इनमें भी वही फैक्ट है, बस इसमें लाइन टू लाइन लिख दिया गया है। और चूँकि अब जो हमारे एग्जाम का नेचर हो गया, आपके चाहे पीसीएस हो, आरओ या हो, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, पेपर को ज़्यादा लेंदी बनाने के लिए, तो आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो इनको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन से परिकल्पित है, यानी कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, जी हाँ, ये बिल्कुल आता है। अस्पृश्यता का उल्लंघन, अस्पृश्यता का उल्लंघन इसमें नहीं आता है। उल्लंघन नहीं, उन्मूलन। अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी इसमें नहीं आता, ये अनुच्छेद आपके 28 से 30 के अंतर्गत आता है, तो ये भी उसमें नहीं आएगा। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, जी हाँ, ये उसमें आता है, तो आपका 1 और 4 इज राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्याख्या में भी इसकी यही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये आप सबको पता है 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और 29 मई 1978 को संवैधानिक सुधारों पर अनुसंधान देने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। ये पूछा जाता है बार बार कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो वो हमारी समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी जो अनुशंसा दी थी उसमें संपत्ति में 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। यहाँ पे अपनी संपत्ति में नहीं, अपनी समिति में होना चाहिए। अपनी समिति में 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51D संविधान में जोड़ा गया था और उस समय इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल हुए थे। हालांकि बाद में इसमें एक और जोड़ के 11 कर दिए गए, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि कौन सा विदेशियों को भी प्राप्त है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, संपत्ति अर्जित करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, ये आपके गैर नागरिक जो हैं, यानी कि जो विदेशी लोग हैं, उनको भी प्राप्त है। बाकी वाक एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आप कोई भी यूनियन भारतीय नागरिक ही बना सकते हैं, विदेशी लोग नहीं बना सकते, तो ये गलत हो जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में संचरण करने, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता भी भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, इसके आधार पर विदेशी लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये हो जाएगा। अब ये गैर नागरिकों को प्राप्त मूलाधिकार यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि गैर नागरिकों यानी कि विदेशियों को जो अधिकार भारत में प्राप्त है वो लिखा है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 145 के तहत जो आता है वो भी इनको मिला हुआ है। अनुच्छेद 20 मिला हुआ है अपराधों के लिए दोष स्थिति, यानी कि अगर कोई विदेशी नागरिक है और भारत की पुलिस द्वारा या भारत की लीगल सिस्टम के द्वारा उस पर कोई दोष लगाया जाता है, उसको किसी में गिल्टी साबित किया जाता है, तो अपने मतलब बचाव के लिए, अपनी दोष सिद्धि के लिए वह उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। ये अधिकार विदेशियों को मिला हुआ है अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जिसको कि राइट टू लाइफ जो है वो भी विदेशियों को मिली हुई है। अनुच्छेद 23 भी विदेशियों को मिली है कि आप मानव व्यापार या बलपूर्वक श्रम
बेगार वगैरह या जो चिल्ड्रन लेबर वगैरह, चाइल्ड लेबर वगैरह होता है, वो भी आप विदेशियों से नहीं करा सकते, यानी कि ये भी उनको राइट मिला हुआ है। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे किसी बच्चे को कारखाने या किसी अन्य जोखिम भरे काम पर नियोजित करने का प्रतिषेध है अनुच्छेद 24 में। ये भी नहीं हो सकता कि कोई विदेशी छोटा बच्चा तो उसको आप कारखाने में भेज सकते, तो उनको ये भी मिला हुआ है प्रोटेक्शन। धर्म के निर्माण, आचरण और अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई विदेशी नागरिक भी है उसको भी भारत में अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करने की स्वतंत्रता दी गई, तो अनुच्छेद 25 भी इसमें आएगा, ठीक है। और अगला है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। धर्म विशेष के अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, ये भी उनको मिला हुआ है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 के तहत ये भी विदेशियों को प्राप्त है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप इसको मतलब इस स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमने अच्छे से व्याख्या इसकी देखी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्रता के अधिकार के विवेक को सम्मत प्रतिबंध के रूप में अर्थ लगाया जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन है कि जब राज्य किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म के नाम पर मत प्राप्त करने को अनुज्ञात करता है, यानी कि जब आपका राज्य जो है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकारों से होता है, यहाँ पे वो वाला राज्य नहीं कि उत्तर प्रदेश बिहार, ठीक है। जब जो आपका सरकार है वो किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म के नाम पर अगर कोई मत प्राप्त करता है तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का जो विवेक है उसका उल्लंघन माना जाता है, तो आपका यही वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगले भी देख लेते हैं क्यों गलत है कि जब राज्य नागरिकों को तथा राज्य निधियों से ऐसे क्लब का निर्माण करने की अनुज्ञात करता है जो महिलाओं को पहुंच से वंचित करता है, नहीं, इसका स्वतंत्रता के अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। जब नागालैंड की सरकार नागालैंड में अस्थायी निवासियों को संपत्ति खरीदने के लिए अनुज्ञात करती है, ये भी उसमें नहीं आएगा, क्योंकि नागालैंड जितने भी नॉर्थ ईस्ट वगैरह के स्टेट हैं उनके बारे में कुछ उनके लिए कुछ अलग से उपबंध किए ही गए हैं, तो उससे किसी के स्वतंत्रता के अधिकार बाधित नहीं होते हैं, ठीक है। व्याख्या में भी इसके यही सब लिखा हुआ है। अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही वह मूल अधिकार भी है। ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस में आर में खूब बनते हैं। तो इसमें जो आपका शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, ये आपका मूल अधिकार भी है, हालांकि पहले था, अब ये मूल अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक है। मूल अधिकार में अब इसको नहीं शामिल किया गया शिक्षा के अधिकार को, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, और ये एक मानवाधिकार भी है। तो व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार में भी आता है। इसे 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की धारा 21A में जोड़ दिया गया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद 21A, अच्छा 21 के तहत एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया था 21A, जिसके तहत इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। तो यानी कि मौलिक अधिकार है आपका, ठीक है। सॉरी फॉर मिस कम्युनिकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत भूमि में एक विदेशी का भी उपबंध है। हमने अभी विदेशी को कौन से विदेशी लोगों को अधिकार मिले वो सब देख लिए हैं। तो इसमें आप सबको पता, ऑप्शन नंबर जो सी है, विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 21 में है, वो विदेशियों को भी मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त जो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार, अब इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन से सही है। भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर निर्बंधित हैं, ठीक है। क्या ये प्रभुता और अखंडता के आधार पर निर्बंधित है, मतलब उस पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं? तो ये बिल्कुल सही है कि अगर जहाँ पे भारतीय राष्ट्र की प्रभुता और अखंडता की बात आएगी तो वहाँ पे आपकी स्वतंत्रता और आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकेगी। तो आप ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। न्यायालय की अवमानना के आधार पर निर्बंधित है, जी हाँ बिल्कुल। अगर आपकी जो अभिव्यक्ति है आप वो न्यायालय की अवमानना कर रही है, कुछ भी मतलब न्यायालय के विरुद्ध भी बोल दे रहे हैं, तो ये आपको राइट नहीं है, तो ये भी सही है। अगला है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बंधित है, जी हाँ ये भी सही है। आप जैसे भारत के नागरिक हैं और भारत के किसी देश के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, आप उस राष्ट्र के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला कुछ भी नहीं बोल सकते, तो उस पर भी आपको रोक लगाई जा सकती है, तो ये भी वाला सही हो जाएगा। अगला है अल्पसंख्यकों को संरक्षण के आधार पर निर्बंधित है, जी हाँ नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। अल्पसंख्यक संरक्षण के आधार पर आपका जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वो निर्बंधित नहीं किया जाएगा, यानी कि उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। तो ऊपर के 3 स्टेटमेंट 1, 2 and 3 इज राइट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। अब ये व्याख्या दी हुई, ये जो व्याख्या है ये इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले पीसीएस वगैरह एग्जाम में यहाँ से खूब सारे सवाल बनते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच आपको मिला हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब उसके तहत ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है, जिसमें जमा होने का मतलब इकट्ठा होने, एक साथ संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है।
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से भी संरक्षण का अधिकार है। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन भी दिए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि इसमें सही स्टेटमेंट बताना है। भारत में अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपलब्ध हैं, उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबंधों से अनुगमित होते हैं। जी हाँ, ये सही है। अनुच्छेद 32 के तहत आपका अगर मूल अधिकार वायलेट होते हैं तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। आपके बाकी अधिकार जब वायलेट होते हैं तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सीधी सी बात ये है। अगला है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोज्य के बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पक्षा के रिट जारी कर सकते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं, ये इसलिए गलत हो जाएगा कि इसमें लिखा है कि दोनों ही केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ये रिट जारी कर सकते हैं, जितनी रिट, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें अगर रिट जारी करने की बात करी जाए तो इसमें जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं उनका जो दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है। यानी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मूल अधिकारों के मामले में रिट जारी करेगी, जबकि जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं वो मूल अधिकारों से इतर के मामलों में भी रिट जारी कर सकती हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ओनली वन स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें व्याख्या में वही सब लिखा हुआ कि अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति दी गई है, जो कि है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार पक्षा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन है कि 2 कथन लिए हुए, उसमें आपको ये बताना है कि उसका व्याख्या वगैरह जो सही है नहीं। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, तो हम पहले कथन पढ़ लेते हैं। इसमें आपका ये है कि मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सरकार की विधायी एवं कार्यपालक पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। जी हाँ, ये सही है। और कथन दूसरा है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। तो ये भी सही है और ये कहीं ना कहीं इसी बात की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस संदर्भ में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा कि वो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण दे रहा है, यही बात उसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, ये व्याख्या इसकी लिखी हुई है कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कि सर्वाधिक व्यापक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि विश्व के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक हैं। समानता पर आधारित भारतीय संविधान में वर्णित अधिकार भेदभाव बिना समानता के आधार पर सभी को प्राप्त हैं। व्यवहारिक भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांत न होकर व्यवहारिकता पर भी आधारित हैं। नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकार के अधिकार हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकार सीमित एवं मर्यादित हैं। सरकार की निरंकुशता पर अंकुश भी लगाते हैं। मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय की पहचान एवं उसकी स्वतंत्रता के द्योतक हैं। भारतीय सरकार इस पर मनमानी करते हुए प्रतिबंध नहीं लगा सकती। राज्य के सामान्य कानूनों से ऊपर है। मौलिक अधिकारों को देश के सर्वोच्च कानून में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कि न्यायालय द्वारा संचित में अनुच्छेद 32 के तहत ये भी बात लिखी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसमें अगर हम सही की बात करें तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है कि यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु की सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी के स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। अब शिक्षा के अधिकार से संबंधित आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 86वां संविधान संशोधन है, ठीक है। 2002 अगर ये सन कब हुआ था तो 2002 में। और इसके तहत ये भी याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 भी आ जाएगा कई बार, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आयु वर्ग के, और ये भी याद रखना है कि सभी भारतीय बच्चों, यहाँ पे विदेशी बच्चे शामिल नहीं है, ठीक है। सभी भारतीय बच्चे हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे वेग स्टेटमेंट कई बार थोड़ा सा उसमें मिस्टेक कर दी जाती है, कुछ या सभी, कुछ विशेष ऐसे लगा दिया जाता है और आपका जो वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं आप लोग एग्जाम सेंटर में, और आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं। तो शोषण के विरुद्ध अगर बात करें तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध, जी हाँ, ये किया गया है। अस्पृश्यता का अंत इसमें नहीं है, वो 17 में आता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी इसमें नहीं आता। और कारखाने और खानों में बालकों के निवेदन का प्रतिशोध, ये आता है। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हम ऊपर देख चुके हैं, तो ये रिपीट हो गया है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। तो इसमें आपको पता है कि आपका जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2005 के एक्ट के तहत लाया था, ये आपका मूल अधिकार नहीं है।
ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। और आपके मूल अधिकार जो हैं ये यहाँ पे सारणी में लिखे हुए हैं, ऊपर भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप में मान्य ठहराई गई। यानी कि ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका मूल अधिकार नहीं है आपके मूल संविधान में, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में उसको लगभग उसी के मान्य ठहरा दिया। तो इसमें आपकी जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये लिखित रूप में मूल संविधान में आपके मूल अधिकार में शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों में इसको लगभग मूल अधिकारों के बराबर ही मान लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो ऊपर वाले ऑप्शन है ये सभी के सभी आपके मूल अधिकार में। इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में मूल रूप में उल्लेखित नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मान्यता दी है। प्रेस को भी विचारों का एक माध्यम होने के कारण उक्त अनुच्छेद में शामिल कर लिया गया है। इस हेतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 361 जोड़ दिया गया था। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना, 361 है वो कहीं ना कहीं प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 111 नहीं, यहाँ पे 11 होना चाहिए। भाग 11 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किनके बाद में स्पष्ट किया गया था, यानी कि ये जो भाग 11 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार हैं इनको हटाया नहीं जा सकता, ये किस वाद के बाद कहा गया था? तो ये आपके जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद कहा गया था, ठीक है। हमने ऊपर भी देखा कि गोलकनाथ वाला जो केस था वो मूल अधिकारों से संबंधित है, तो वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मूल अधिकारों की उपलब्धता के संबंध में व्यक्तियों के निम्नलिखित में से किस प्रवर्ग के साथ समान व्यवहार नहीं होता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा कि उन बलों के सदस्यों जिन्हें देश की संसूचना प्रणालियों की व्यवस्था के संबंध में नियोजित किया गया है। यानी कि संसूचना प्रणाली मतलब जो देश के खुफिया ब्यूरो वाले लोग होते हैं, ठीक है, आपके रॉ आईबी वगैरह के लोग होते हैं, उनको इन मूल अधिकारों के साथ समान व्यवहार उनका नहीं होता है, क्योंकि उनको कुछ विशेष उपलब्धता या विशेष चीज़ें मिली होती हैं। तो ये देश की एकता और अखंडता वगैरह के लिए ज़रूरी भी होता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लोक व्यवस्था वगैरह का भी ऑप्शन आएगा, तो आपको ध्यान रखना वो सही नहीं होगा। लोक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी पुलिस पे होती है, लेकिन उनको कुछ विशेष उपबंध नहीं मिला होता है, ठीक है। यानी कि जो आपके मूल अधिकारों का वायलेट ये लोग नहीं कर सकते कि पुलिस आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो आपके ये लोग खुफिया तरीके से जो लोग काम करते हैं, संसूचना प्रणाली वाले लोग, ये लोग मूल अधिकार वायलेट कर सकते हैं कभी कभी, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा देश के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप प्रैक्टिकल रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को किसके या किनके अधीन रहते हुए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन, जी हाँ, निदेशक तत्व का कार्यान्वयन करता है। मूल कर्तव्यों को भी कार्यान्वित करता है। समता का अधिकार, तो क्षमता का अधिकार जो है वो इसमें नहीं आएगा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को के तहत, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो इसमें जो है देखते हैं लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, हाँ ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपके अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है कई बार इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करती है कि कितनी भी दी जाएगी, गवर्नमेंट कितना इसमें छूट देगा राज्य या नहीं देगा। अगला है कि कोई विधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो, जी हाँ ये भी सही है। सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना, क्या ये सही है? जी हाँ ये भी सही है। और अगला है मानहानि या अपराध का उद्दीपन, ये मानहानि और अपराध ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? ये हम ऊपर देख चुके हैं। आपका जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों विदेशियों को मिले हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी। 1 और 4 ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे प्रतिषेध और उत्प्रेषण डेट में अंतर पूछा गया है और उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम। प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारिता से परे निर्णय देने के पूर्व जारी की जाती है, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जी हाँ ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होता है। प्रतिषेध का मतलब ये होता है जब कोई जो छोटा जो मतलब आपका क्या बोलेंगे उसको, अधीनस्थ न्यायालय है, यानी कि जो छोटे वाले न्यायालय, जैसे हाई कोर्ट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट्स, ये जब अपनी अधिकारिता यानी कि इनका जो दायरा होता है उससे परे जा करके कोई निर्णय दे देती हैं, तो उसके बारे में जो इनका सीनियर कोर्ट होता है वो जो रिट जारी कर देता है, यानी कि इन कोर्ट्स के विरुद्ध, कोर्ट के आदेश
के विरुद्ध एक रिट जारी करता है कोर्ट के कोई फैसले को रोकने के लिए, उसको कहते हैं प्रतिषेध। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों में सुधार लाना है। जी हाँ, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अगला है प्रतिषेध रिट को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर जारी नहीं किया जा सकता, जबकि उत्प्रेषण रिट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर भी जारी किया जा सकता है। ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। इसकी व्याख्या में भी वही लाइन्स लिखी हुई हैं। अगला है कि किस संवैधानिक उपचार द्वारा न्यायालय निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए जाने की कारण पूछता है। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ये वही है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायाधीश के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, उसी को ये बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें पूछा गया है। अगला है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में ये कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो हमारा पहला वाला कथन है कि मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। तो ये वाला सही हो जाएगा, एकदम सही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। जी हाँ, ये भी सही है, सार्वजनिक हितों के लिए इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। 76वें संविधान संशोधन में ऐसा कोई भी मतलब अनुभव नहीं किया गया, ना ही ऐसा कोई जिक्र किया गया। तो ये वाला गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो व्याख्या देख लेते हैं कि 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। भारतीय संविधान में 1976 में व्यापक संशोधन करते समय मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था, ना कि मौलिक अधिकारों का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ना कि मूल अधिकार। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर जोड़े गए थे और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 का में ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है क्या सही है। मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। जी हाँ, ये सही है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के में अधिकारों के बिल की तरह नहीं है। क्या ये गलत है या ये सही है? इसमें हम अगर पहला वाला स्टेटमेंट देखें तो उसमें थोड़ा वो हो गया, गलत हो गया कि मौलिक अधिकार जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते हैं, क्योंकि आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करें तो वो आपके जो DPSP है, नीति निर्देशक तत्व, तो वो सुनिश्चित करते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की तरह नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अधिकारों का बिल होता है उसी की तरह है। तो ये वाला गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी देते हैं। ये सही है और ये भाग 3 में आते हैं, ये भी सही। तो केवल 3 और 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। हाँ, व्याख्या में भी यही सब लिखा हुआ कि भारत में मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किया गया है। यह अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्व सुनिश्चित करते हैं, ना कि मौलिक अधिकार। ये लाइन आप लोग याद रखेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, जैसे कि मैं हो गया था शुरुआत में। ओके, खैर देखते हैं कि रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। क्या ये सही है? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, ठीक है। अगला अधिकार पक्षा रिट मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। जी हाँ, ये पीड़ित व्यक्ति और गैर पीड़ित दोनों लोग इसको कर सकते हैं। तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि आपका केवल 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ये देख लेते हैं थोड़ा इन रिट के बारे में व्याख्या कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सरकारी अधिकारियों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। हालांकि यह रिट उन स्थितियों में जारी नहीं की जाती है जब विरोध न्यायोचित हो, विरोध किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया हो, विरोध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो तथा न्यायालय विधायिका की अवमानना के लिए विरोध किया गया हो। अतः कथन एक गलत है। अगला है अधिकार पक्षा रिट की मांग किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि इसकी मांग पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही की जाए। यह रिट केवल कानून या संविधान द्वारा निर्मित स्थायी प्रकृति के सरकारी कार्यालयों के मामले में ही जारी की जा सकती है। इसे मंत्रालय संबंधी कार्यालय या निजी कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता। अतः कथन 2 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। जी हाँ, ये सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना का अवश्य होनी चाहिए। ये भी सही है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये सभी के सभी सही हैं। इसकी व्याख्या वाली बातें भी हम ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। इसमें आपको सही नहीं वाला बताना है।
इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी के सभी सही है, यानी कि यही सही नहीं है आपका, यही वाला सही हो जाएगा कि कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर। ये वाली बात गलत है, क्योंकि भारत में चाहे लघु संप्रदाय हो या दीर्घ संप्रदाय हो, सभी संप्रदाय को अपने धर्म विषयक जो कार्य हैं उनके प्रबंधन का अधिकार होगा। इसमें लघु और दीर्घ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सभी के सभी सही स्टेटमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन पे हम आ गए कि, और इसमें कुल 74 क्वेश्चन है मूल अधिकारों से रिलेटेड। लगभग मूल अधिकारों से रिलेटेड सारी बातें इसमें कवर कर ली गई हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 49 नंबर। तो ये हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कि शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षिक संस्थान के प्रति इस आधार पर यह किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव करेगा, यही वाली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि राज्य इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यही बात इसकी व्याख्या में लिखी हुई है और ये अनुच्छेद 30 के तहत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा या आपातकाल प्रचालन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। इसमें आपके अनुच्छेद जो 20 और 21 हमने ऊपर भी देखा, ये किसी भी हालत में निलंबित नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी कोई भी अधिकार जो है वो अगर निलंबित होता है तो आप न्यायालय में जाने का अधिकार आपका नहीं होगा, आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यही बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। ये आपके समानता के अधिकार से रिलेटेड है और ये आपके अनुच्छेद 15 के तहत आता है। ये सब आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 राज्य तथा व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से निवारित करता है। अनुच्छेद 15(2), यहाँ पे 15(2) की बात आएगी, 2 की बात नहीं आएगी। यह निर्धारित करता है कि सार्वजनिक स्थानों, होटलों, राज्य निधि से संपोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़क, सार्वजनिक उपक्रम के आदि से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाता। यहाँ पे राज्य निधि इसलिए लिख दिया गया है कि यानी कि सरकारी जो कुओं, तालाब ये सब होते हैं वहाँ पे आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जो निजी संपत्ति, ऐसे तो लोग अपने घरों में भी स्विमिंग पूल बनाते, तो आप वहाँ नहीं जा सकते कि अपने मूल अधिकारों का हवाला देकर कि हम उसमें भी कूद जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो उनका निजी पैसा है, वो राज्य पैसे से नहीं बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशल लिखा गया है कि राज्य निधि से संपोषित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल कब, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो तब, ठीक है। बाकी आप संसद के द्वारा नियम बनाकर, अधिनियम बनाकर नहीं कर सकते हैं आपातकाल, संविधान में संशोधन करके भी नहीं कर सकते, उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णयों के द्वारा भी आपातकाल नहीं लगा सकते, ठीक है। आपातकाल तभी लगाएंगे जब आपातकाल नहीं, जब आपका मूल अधिकार निलंबन की बात होगी, तो मूल अधिकार आपके तभी निलंबित होंगे जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा, ठीक है। तो यही बात आपकी व्याख्या में भी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम व्याख्या में पढ़ चुके हैं ऊपर, ऊपर वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है और नए मिलते हैं जिसमें नया पढ़ने वाला होता है, वो मैं आपको पढ़ के ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को से संबंधित, यानी केवल भारतीय नागरिकों से संबंधित कौन है। तो ये आप सबको पता है कि अनुच्छेद जो आपका 19 है ये केवल भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है, अनुच्छेद 21 दोनों को मिला हुआ है, अनुच्छेद 15 और 16 ये भी केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 1, 3 और 4 जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें जो अनुच्छेद आपका ऑप्शन नंबर डी है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानूनों के लागू होने पर भी लागू होती है, जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं होता है। तो यही वाला आपके सही नहीं, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों से ही संबंधित होती है, साधारण कानून से संबंधित नहीं होती है। तो यही वाला आपका सही नहीं है, बाकी सभी के सभी सही हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसमें एक अनुच्छेद लिखा हुआ, ये लोग आप लोग याद रखेंगे कि व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। नोट है कि अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जाएंगे, उच्च न्यायालय में, और अनुच्छेद 32 के तहत आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और इसी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आप सबको पता है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसको कि इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इसके तहत ये इसके लिए जारी किया जाता है जब किसी को अरेस्ट वगैरह किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस अधिकार के तहत शामिल है। ये आप सबको पता है, ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार के तहत शामिल है, संघ या संस्थाएं बनाने का अधिकार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 19 बी के तहत ये चीज़ें आती हैं। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार
प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट हमारा है वो कहता है कि न्यायिक प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश। जी हाँ, ये सही होता है। जब कोर्ट जो है किसी न्यायिक प्राधिकारी के खिलाफ ये आदेश जारी करती तो उसको प्रतिषेध कहते हैं, ये वाला सही है। अगला है अपर न्यायालय को किसी अन्य विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है उसको उसकी कार्रवाई से रोकने के लिए भी प्रतिषेध जारी किया जाता है, ये वाला भी सही है। और नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए हकदार नहीं उससे धारण करने से रोकना। ये आपका प्रतिषेध नहीं होता है, ये आपका जो है वो परमादेश होता है। ठीक है, कोई भी उस पद के लायक नहीं फिर भी वो धारण करता है, उससे रोकने के लिए जो आदेश जारी करते हैं उसको परमादेश कहते हैं, तो ये प्रतिषेध नहीं होता है। और ये वाला प्रतिषेध दोनों होते हैं, तो आपका 1 और 2 इज राइट हो जाएगा। व्याख्या इसमें देखते हैं, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या में वही सब लिखा हुआ है। 58 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी ऐसी बात नहीं है। पर तुम से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये हमारे आपको पता है, हमने ऊपर देख चुका है, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है कि भारत के सभी न्यायालयों को ये प्राप्त नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे, इसकी व्याख्या में भी वही सब लिखा हुआ है। अगला है कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार आप सबको पता, वाद योग्य है। वाद योग्य का सिंपल सा मतलब आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अगर वो आपका वायलेट हो रहा है तो। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है। ठीक है, आपके जो नीति निषेध तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है, यानी कि अवाद योग्य हैं। ये भी आपकी व्याख्या में भी यही सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर कभी भी निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को निर्देशों पर निलंबित किए जा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं, ऐसा भी नहीं है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, जी हाँ, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 तक का है। हमने ऊपर देखा हुआ है सारे अनुच्छेदों को, किस अनुच्छेद के तहत कौन सा अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का, ये अब मतलब फैक्चुअल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ना है और ये फैक्ट याद रखने। एग्जाम में आपके जब आते हैं, क्योंकि चूँकि एग्जाम में सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो आपके को कन्फ्यूजन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है, तो अनुच्छेद 17 बात करता है, हम ऊपर आपको बता भी चुके हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित किसके उपायों के द्वारा किया जा सकता है। कानून बनाकर, जी हाँ, बिल्कुल कानून बनाकर किया जा सकता है। शिक्षा की उन्नति द्वारा, जी हाँ, शिक्षा के द्वारा हम जागरूकता पैदा करके अस्पृश्यता निवारण कर सकते हैं। और जन जागरण के द्वारा भी किए कर सकते हैं। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं, इसका डायरेक्ट अस्पृश्यता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर अस्पृश्यता होनी होगी तो नौकरियों के अंदर भी हो जाती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। इसके द्वारा हम अस्पृश्यता को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरूकता अभियान द्वारा किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध भी घोषित किया है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो ये दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत, यानी कि वही जो अस्पृश्यता वाली बातें हैं वो ही बात इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है। न्यायपालिका है, हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 और 326 के तहत, 226 के तहत। अगला है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो ये भी हम ऊपर देख सकते हैं कि गोलकनाथ वाद में ये कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये वो एक मिनट सॉरी, जी हाँ, यहाँ पे संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगर इसके बात किया जाए तो ये कहीं ना कहीं केशवानंद भारती वाद में दिया गया था, ना कि गोलकनाथ में। ऊपर हमने देखा था तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन हुआ। इसकी व्याख्या देखते हैं। केशवानंद भारती के ही केस में ये बात कही गई थी कि संसद मौलिक अधिकारों में कहीं पे भी संशोधन कर सकती सिवाय मूल ढांचे के, तो मूल ढांचे वाली बात इसमें आई थी। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों की बेंच ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया था कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। ये लाइन आपको लिए इंपॉर्टेंट है कि संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है।
संसद मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है किंतु संविधान के आधारभूत तत्वों का परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें जो हम देख चुके हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक है, तो यही आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 300A अनुच्छेद में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये भी हम ऊपर देख सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है, और ये वाला पूरा मतलब सारे अनुच्छेद जो 19 के तहत मिले हुए हैं, ये सारे अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ये पूछा गया है। भारत में सभी व्यक्तियों को कौन से अधिकार उपलब्ध नहीं है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार तो सबको प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार भी विदेशियों को नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 जो है वो वाला सही हो जाएगा, यानी कि ये जो है 3 ये सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ठीक है, यही बात इसकी व्याख्या में भी लिखी हुई है। अब हम आ गए हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। हमारे 3 क्वेश्चन और बताएं, 4 क्वेश्चन कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो इसमें जो आपका संवैधानिक निराकरण का अधिकार है ये विदेशियों को प्राप्त है, यानी कि अगर उनका कुछ वायलेट होता है उनका अधिकार वगैरह तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, ये विदेशियों को भी मिला हो। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा। जी हाँ, इसके तहत अनुच्छेद 24 है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, हाँ, उसमें भी ये बात कही गई थी, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा भी, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी के द्वारा बाल श्रम का निषेध किया गया। व्याख्या देखते हैं कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा निषिद्ध किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1997 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 3 व 6 में बच्चों के कल्याण की बात कही गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो यह आपके अनुच्छेद 43A के तहत किया गया है, जो कि आपका नीति निर्देशक तत्व है, DPSP है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 43 में राज्य की अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य उपयुक्त विधान बनाएगा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ये नीति निर्देशक तत्व वाले क्वेश्चन इसमें शुरू हो गए। तो इसमें जो आपका 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, यह नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। इसको अलग से अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी मद्य निषेध, गौ संरक्षण और पर्यावरण रक्षण ये आपके DPSP में शामिल किया गया है। DPSP वाले क्वेश्चन और मूल कर्तव्य वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जो अगले चैप्टर के जो हम PYQs करेंगे, सॉरी MCQ करेंगे उसमें। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व में था, जिसे 86वां संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21A को जोड़कर इसे यहाँ स्थापित किया गया और यह मूल अधिकार में समाहित नहीं है। सॉरी, एक चीज़ के लिए अभी मैंने इसकी व्याख्या में आपको ये बता दिया कि 300A जोड़ दिया गया शिक्षा के अधिकार के तहत, जो कि गलत है। वो शिक्षा नहीं, वो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। तो इसको मतलब सुनने में, मतलब बोलने में मिस्टेक हो गया, पर वो ये वाली बात थी कि 300A के तहत संपत्ति का अधिकार है और 21A के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन नहीं रखना आपको। तो यहाँ पे हमारे ये कंप्लीट होते हैं मूल अधिकारों से संबंधित सारे MCQs। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों वाले क्वेश्चन को देख लेंगे। संपूर्ण जितने भी इसके MCQs बन सकेंगे, सारे MCQs। तो आपने लास्ट तक वीडियो देखा, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिल सके वीडियो वगैरह बनाने का, ठीक है। तो ये हमारे 3 वीडियो हो गए। अगर आपने पिछले वाले 2 वीडियो नहीं देखे, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पे और एक आपकी नागरिकता और प्रस्तावना पे जो वीडियो आया था, वो सारे वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसे लगा आपको, ये वीडियो अगर यूज़फुल लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।